हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब आज हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे। और प्रकाश जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका जो मेन दो प्रॉपर्टी है, पहला परावर्तन और अपवर्तन, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होती है प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सबको पता है आप लोग को। प्रकाश से बड़ा ऊर्जा का सोर्स हमारे नेचर में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि प्रकाश की किरणें आपको शायद सीधी चलती हुई दिखती होगी, लेकिन जब इस पर हायर स्टडी हुआ तो पता चला कि नहीं, प्रकाश की जो किरणें होती है सीधी रेखा में ना चल के इस तरह से वेव बनाते हुए चलती है, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहलाया, जिसको हम लोग आगे हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। लेकिन अभी इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इसमें हम प्रकाश की उसी प्रॉपर्टी को मान के चलेंगे कि प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के कारण होने वाले आप लोग बहुत सारी घटनाओं से भी परिचित होंगे, जैसे इंद्रधनुष का बनना सबसे रोमांचक दृश्य उत्पन्न करता है। उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि देख पाते हैं तो यह तभी संभव होता है जब प्रकाश होता है। यदि प्रकाश नहीं होता है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इसमें भी हमारा जो रूल है, परावर्तन का नियम, उस पर काम करता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, फिर वहां से टकरा के जब हमारी आंख पे आती है, तभी हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम स्टडी करेंगे दो भागों में। पहला भाग है परावर्तन और दूसरा भाग है अपवर्तन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ भी रखा होगा परावर्तन के बारे में। 9th क्लास में परावर्तन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं कि परावर्तन क्या कहता है। परावर्तन, उसको हम समझने के लिए इस रे डायग्राम को देख सकते हैं कि इधर से कोई एक सूर्य की किरण आ रही है, किसी तल पे टकराई और फिर ये वापस चली गई। मतलब किसी सूर्य के प्रकाश का किसी तल पे टकराना और फिर वापस चला जाना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान है प्रकाश का परावर्तन कि किसी भी सतह पे यदि प्रकाश की किरणें पड़ी और फिर वापस लौट गई तो क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन कहलाया। इसमें से हम कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे ये जो प्रकाश की किरणें इस तल पे पड़ रही है, तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही, इसको क्या नाम दिया जा रहा है? आपतित किरण कहते हैं। और इस पॉइंट पे टकरा के फिर से बैक चली जा रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे टकराती है, मतलब ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब हम क्या देखते हैं कि यदि इस आपतन बिंदु पे एक हम लंब डालें, मतलब कि परपेंडिकुलर बनाएं, जिसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। तो प्रकाश, दो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण है, और फिर ये परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच का जो कोण है, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, हमेशा ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम जो कहता है, उसमें भी इस चीज को मेंशन किया जाता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण द्वारा बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होगा। चाहे सतह किसी भी तरह का हो, या तो स्मूथ हो या फिर इरेगुलर हो, मतलब कि उबड़ खबड़ वाला जगह हो, वहां भी ये प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है काम करता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा जो बना हुआ कोण होता है, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये तो हुआ प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखते हैं अपवर्तन को, थोड़ा सा देख लेते हैं। अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब हम मान लिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इधर क्या है? पानी का सोर्स है, मतलब यहाँ पे वाटर लेवल है।
तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें पानी के अंदर घुसती है, पानी में जैसे ही इंटर करती है, तो ये सीधा ना चल के थोड़ा सा अपने पथ से भटक जाती है, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो प्रकाश की इसी रोमांचक घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो भाग में स्टडी करेंगे, पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। तो अपवर्तन को बस अभी हम इतना ही समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें पहुंचती है तो सीधी ना चल के थोड़े से अपने पथ से क्या होती है? झुक जाते हैं, भटक जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो मेनली हम सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, और परावर्तन होता किस किस चीज से है। तो परावर्तन को स्टडी करने के लिए हम मेनली मिरर को लेंगे, जिसमें दर्पण में हम उसको स्टडी करेंगे। और दर्पण भी आप लोग जानते होंगे, बहुत तरह का दर्पण होते हैं। जैसे आप लोगों ने चेहरा देखने वाला एक दर्पण देखा होगा, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और कुछ मिरर होता है जैसे बाइक में लगा होता है। तो पूरे इस परावर्तन को स्टडी करने के लिए हम दर्पण के बारे में जानेंगे। वहाँ दर्पण जो 2-3 तरह के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परावर्तन का नियम। हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो हम तो अभी ये जान चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। तो परावर्तन का नियम भी याद रखना वैसे ही आसान है। इसको देख के ही आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है, हमेशा दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी को पहला पॉइंट हम लिखे, आपतन कोण या परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट इज ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण किसको कह रहे हैं? ये आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित कोण कहेंगे। तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, चाहे सतह किसी भी तरह का हो। मतलब या तो चिकना हो या तो फिर खुरदरा हो, स्मूथ हो या फिर इर्रेगुलर हो। इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा इस बिंदु पर जो ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे एक हमने प्लेन बना रखा है, एक सरफेस बना रखा है, तो कहीं पर भी जब परावर्तन का नियम अप्लाई होगा तो ये आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण, ये हमेशा क्या होंगे? एक ही तल पे होंगे। तो ये क्लियर है कि परावर्तन का नियम क्या है। इसको आप लोग आसानी से लिख भी सकते हैं। हम मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है। आप लोगों ने दर्पण देखा होगा कि दर्पण के एक साइड में क्या किया होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से उसको पॉलिश किया होता है, और दूसरे साइड से हम लोग क्या करते हैं? अपना चेहरा को देखते हैं। तो ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साइड क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। मतलब हम अपना फेस किधर से देख सकते हैं? इधर से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम समझते हैं समतल दर्पण में कि किसी भी समतल दर्पण में जो किसी भी वस्तु का इमेज बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब बनता है, वो किस तरह से बनता है। मान लिया कि यहाँ पे कोई कैंडल इस तरह से जल रहा, कैंडल जल रहा, तो इससे मान लिया कि यहाँ से कुछ किरणें टकरा के इस तरह से आई और फिर परावर्तित होकर इस तरह से लौट गई। फिर कुछ किरणें इस तरह से आई और फिर परावर्तित होकर लौट गई, और कुछ किरणें इस तरह से आई और फिर ये भी परावर्तित होकर इस तरह से लौट गई। जब आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से, मान लीजिए यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा?
कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको यदि पीछे दर्पण की पीछे की ओर बढ़ाएं कहीं पे, तो किसी पोजीशन पे ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। हमें क्या दिखाई देगा कि परावर्तित होने के बाद ये जो किरणें जा रही है, इसको यदि हम पीछे की साइड एक फील करें कि पीछे के साइड यदि इस तरह से लाइन को बढ़ाया जाए, इस लाइन को इस तरह से बढ़ाया जाए और इस लाइन को इस तरह से बढ़ाया जाए, तो तीन किरणें हो या तीन से ज्यादा किरणें हो, किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी पॉइंट पे हमारा उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मतलब हमको दिखाई देगा कि यदि मोमबत्ती यहाँ रखा हुआ है तो दर्पण के पीछे मोमबत्ती इतना दूरी पे दिखेगा हमें। या तो फिर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो जितनी दूरी पे खड़ा होते हैं ठीक उतने ही पीछे क्या दिखाई देता है, हमारा इमेज दिखाई देता है, हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो किसी भी समतल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण में, उसमें जो प्रतिबिंब बनने की क्रिया होती है इसी क्रिया से बनती है। मतलब इसका इमेज यहीं पे क्यों बनता है, यहाँ पे क्यों नहीं बनता, तो उसका रीजन क्या है, ये जो किरणें हैं दर्पण की पीछे और हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे परावर्तन होने के बाद जहाँ पे किरणें मिलती है एक्चुअल में वहीं पे किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इधर तो ये मिलेगी नहीं क्योंकि इधर तो पैरेलल है, तो कहीं पे नहीं मिलेगी। तो हमें मिलती हुई कहाँ प्रतीत होती है, दर्पण के पीछे की ओर। तो यहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों ने 9th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या क्या होता है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बनता है तो उसकी विशेषताएं क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। आभासी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके इमेज को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पे प्राप्त करना, जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो पूरे उसके इमेज को हम कहाँ पे देख पाते हैं, पर्दे पे देख पाते हैं। लेकिन समतल दर्पण के केस में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उसी तरह के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। और ये हमेशा सीधा होता है। सीधा कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के सामने इस तरह से रखा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे इसी तरह से दिखेगा, ना कि ऐसे उल्टा दिखेगा। हमेशा क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, मतलब सीधा होता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रतिबिंब का जो साइज होता है वस्तु के साइज के बराबर होता है। मतलब कि यदि 5 फीट का यदि कोई आदमी है समतल दर्पण के सामने जाके खड़ा है, तो ऐसा नहीं कि समतल दर्पण में उसका जो इमेज दिखेगा वो 3 फीट का दिखेगा या 10 फीट का दिखेगा। दिखेगा कितना, यदि 5 फीट का है तो उसका इमेज का साइज भी कितना होगा, 5 फीट ही होगा। तीसरा बिंदु पॉइंट क्या कहता है कि दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यदि ये दर्पण है, दर्पण के सामने हम 2 फीट की दूरी पे खड़े हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे ठीक कहाँ होगा, 2 फीट पे ही होगा। मतलब दर्पण के सामने से और दर्पण के पीछे जो वस्तु का और प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और चौथा बिंदु कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित कहने का मतलब कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि हम लेफ्ट हैंड को खड़ा करते हैं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो कौन सा हैंड हमको दिखाई देता है, राइट हैंड दिखाई देता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तित, इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये 4 मेन विशेषताएं हैं समतल दर्पण द्वारा बना हुआ किसी भी प्रतिबिंब का। तो हम उम्मीद करते हैं ये चारों आप लोग याद करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। तो बच्चों आज हम परावर्तन को पढ़े, किसमें, समतल दर्पण पे पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो परावर्तन होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस तरह से होते हैं। फिर उसको खत्म करने के बाद फिर हम किस पे आएंगे, अपवर्तन पे आएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।